नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस के बारे में। इस पैरालिसिस यानी लकवे को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पैरालिसिस होता क्या है। पैरालिसिस यानी आपके शरीर के किसी हिस्से का काम ना कर पाना, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो आपका पैर हो, चाहे वो आपकी ज़ुबान हो। किसी भी वजह से अगर आपका कोई भी शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है तो इसको हम कहते हैं लकवा यानी पैरालिसिस। अब सवाल उठता है कि ये पैरालिसिस किन किन वजह से हमें देखने को मिल जाता है। अगर किसी भी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगती है तो हमें देखने को मिलता है कि शरीर का जो निचला हिस्सा होता है, चोट से नीचे का हिस्सा, वो काम करना बंद कर देता है। दूसरा कारण सबसे बड़ा होता है वो है ब्रेन स्ट्रोक। अगर आपके ब्रेन के अंदर किसी टाइप का क्लॉट आया है या ब्रेन हैमरेज हुआ, नस फटी है, तो दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अब दिमाग के हिस्से के काम बंद करने की वजह से नुकसान क्या होता है कि हमारे हाथ पैर को चलाने की क्षमता चली जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पे क्लॉट आया था, ब्रेन हैमरेज हुआ था, वो हमारे हाथ पैर को चलाता था। तो दूसरा कारण हमारा हो गया ब्रेन स्ट्रोक। तीसरा कारण होता है पॉइजनिंग। अगर किसी भी वजह से हमने कोई गलत चीज़ खा ली, कोई पॉइजन खा लिया जिससे हमारे नर्वस सिस्टम को बेकार कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर भी बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है। तो ये मुख्य कारण होते हैं किसी के भी पैरालाइज होने के, लकवे होने के। मगर इसमें सबसे बड़ा कारण होता है ब्रेन स्ट्रोक, यानी ब्रेन के अंदर किसी टाइप का क्लॉट आना या ब्रेन हैमरेज होना। क्यों सबसे बड़ा कारण है? क्यों ये हमें 95% से ज़्यादा केसेस के अंदर देखने को मिलता है लकवे के? क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो बहुत कॉमन है। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा है, ब्रेन हैमरेज होने की संभावना ज़्यादा है। इसकी वजह से आपको लकवा हो सकता है। अब बीपी तो हर दूसरे इंसान को होता है, चलिए कोई बात नहीं। अब चलते हैं डायबिटीज़ के ऊपर। हर दूसरे घर में मिलती है, मगर अगर आपको डायबिटीज़ है तो खून के अंदर थक्के भरने की संभावना बढ़ गई। तो ये खून का थक्का अगर आपके ब्रेन के अंदर चला जाता है तो ब्रेन के हिस्सों को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाता और ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो जाता है। इसी वजह से, क्योंकि जो ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आ रहे हैं, वो बहुत कॉमन बीमारियों की वजह से होता है, बीपी की वजह से, शुगर की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। इसलिए ब्रेन स्ट्रोक सबसे बड़ा पैरालिसिस का कारण होता है। अब सवाल ये उठता है कि पैरालिसिस को तुम समझ गए, शरीर के हिस्से का काम ना कर पाना, और उसमें ये भी समझ गए कि अगर किसी तरह से चोट लगती है या दिमाग को नुकसान पहुंचता है या पॉइजनिंग की वजह से ये हो जाता है, तो हम ये तो समझ गए कि पैरालिसिस के होने के सबसे बड़े कारण बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है। अब इसे अगर हम कंट्रोल करके चलते हैं तो हम फ्यूचर के अंदर लकवे से बच जाते हैं। अगर हम अपनी लापरवाही बनाए रखेंगे, मीठा खाएंगे, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में रखेंगे, वजन बढ़ाएंगे या बीपी को हाई बढ़ा छोड़ देंगे, तो हमें क्या होगा? लकवे की होने की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है, वो क्या कर सकता है? ब्रेन के अंदर जब किसी टाइप का नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई आसान नहीं होती, क्योंकि जो हिस्सा मर गया है वो जिंदा नहीं हो सकता, हमें कुछ नया करना पड़ेगा। तो अगर हम एक पैरालिसिस पेशेंट को अपने सामने रखते हैं और जिस दिन उसको पैरालिसिस हुआ है उस दिन उसको देखते हैं, तो हमें देखने को क्या मिलता है कि पेशेंट बोल नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, हाथ नहीं काम कर रहे। मगर अगले 6 महीने के अंदर पेशेंट के अंदर सुधार होता है, पेशेंट दोबारा से चलना शुरू कर देता है, हाथ पैर में ताकत आनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को ये लगता है कि मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा, बट ऐसा हो नहीं पाता। 6 महीने बीतने के बाद नुकसान क्या होता है कि उसकी जो सुधार हो रहा था वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले 6 महीने सुधार आया उसके बाद नहीं आया? ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर अपने अंदर सुधार करने की क्षमता होती है। जैसे अगर हमारी बॉडी की किसी को चोट लगती है तो वो अपने आप जख्म बनना शुरू करता है, हड्डी टूटती है तो हड्डी फ्रैक्चर जो होता है वो अपने भर जाता है, स्किन भी कट लग जाए तो वो भर जाता है। इसी तरह से जब हमारे ब्रेन को किसी टाइप का नुकसान होता है तो वो उसकी भरपाई करता है, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब पहले 6 महीने के अंदर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑटोमेटिक तरीके से ऑन होती है। तो इस टाइम में अगर किसी मंदिर, गुरुद्वारे, कोई भी दवाई, कुछ भी आप करेंगे, आपको उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी वजह से मैक्सिमम डॉक्टर चाहते हैं कि पैरालिसिस के नए केसेस हैं, बहुत पुराना पैरालिसिस का केसेस ना आए, क्योंकि पैरालिसिस जितना पुराना होता चला जाता है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो उसको लाइलाज समझ लिया जाता है कि ये अब ठीक नहीं होगा। और ये शायद हम सुनते हैं, अपने रिश्तेदारों से सुनते हैं, अपने आसपास देखते हैं, पर ये सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सीक्रेट जानते हैं कि अगर हमें पैरालिसिस पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आनी है तो हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करना पड़ेगा, ब्रेन के अंदर दोबारा से वो हीलिंग वाली पावर लेकर आनी पड़ेगी। अब इसको हमें और गहराई में जाके करना पड़ता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करने के लिए हमें मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है।
जब हम इसकी हेल्प लेना शुरू करते हैं तो ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन हो जाती है, यानी ब्रेन के अंदर अपने आप के सुधार शुरू हो जाता है। तो जब भी हम पैरालिसिस पेशेंट के अंदर ब्रेन के अंदर हीलिंग होनी शुरू होती है तो कुछ चीज़ों को देखते हैं। ब्रेन का जो हिस्सा मर गया है वो जिंदा नहीं हुआ। ब्रेन के जो पुराने सेल्स हैं उन्होंने ही अपने बीच में कनेक्शंस को बनाया, जिन्हें हम इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग के अंदर विकास होता है। जब हम किसी भी तरह से इंटरनेट कनेक्शन पे काम करना शुरू करते हैं तो इनको सिखाना भी पड़ता है। ये जो नया दिमाग का हिस्सा बना है इसे सिखाना पड़ता है। इसलिए पैरालिसिस पेशेंट के लिए एक्सरसाइज रिपीटिशन के अंदर ज़रूरी हो जाती है। यानी अगर पेशेंट को हम साइकिलिंग करवाएंगे तो साइकिलिंग में अच्छा हो जाएगा, अगर पेशेंट को हम चलाएंगे तो चलने में अच्छा हो जाएगा। इसलिए पैरालिसिस पेशेंट को अपनी एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बहुत समझदारी से सिलेक्ट करना चाहिए। जिस काम को वो करना चाहता है ठीक होने के बाद उसे पहले करना चाहिए, उसे वो अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि वो सारे काम पहले जैसे नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपकी उम्र हो सकती है 40 साल, मगर जो हिस्सा अब बना है उसकी उम्र तो अभी ही कुछ महीने ही है, कुछ दिन ही है, तो उसको पूरा 40 साल तक का विकास देना आसान काम नहीं होता। तो इसलिए बहुत केयरफुली हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है एक्सरसाइज, और बहुत केयरफुली में सिलेक्ट करना पड़ता है अपनी डाइट, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारी बॉडी पे पड़ता है और हमारे ब्रेन पे पड़ता है। अगर हमारी बॉडी में किसी टाइप की भी डेफिशिएंसी है तो पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में हिंड्रेंस पैदा होती है, दिक्कत पैदा होती है। तो अगर हम बात करेंगे, अगर हमें एक पैरालिसिस पेशेंट को ठीक करना है तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। पहली चीज़ है न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करना। दूसरा है किस टाइप की एक्सरसाइज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या हम सही एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हम गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं। तीसरी एक चीज़ हो गई डाइट, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या वो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, क्या हमारे ब्रेन को वो ताकत दे रहा है, क्या ब्रेन के अंदर वो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको वो हेल्प कर रहा है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को एक साथ काम करते हैं तो हम पैरालिसिस पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि पैरालिसिस क्यों होता है, किस वजह से होता है, और कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि पैरालिसिस ट्रीटमेंट के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो शियाज के डॉक्टर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आपने बस अपनी रिपोर्ट्स को अपनी व्हाट्सएप करना है, डॉक्टर्स उनको देख लेता है, समझ लेता है। आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, वो आपकी जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर देंगे, जो आपके लिए सही ट्रीटमेंट होगा वो आपको एडवाइस कर देंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ जाते जाते पैरालिसिस के पेशेंट से मिलके जाएँ, देखिए कि किस तरह से उनके अंदर इंप्रूवमेंट आई, कैसे पुराने के जो केसेस थे उनमें सुधार आया। अब इसी के साथ मैं आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा।